दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो 2.0 में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश की उत्क्रमणिता। प्रकाश की उत्क्रमणिता क्या होता है? यदि हम प्रकाश के परावर्तन की घटना को यदि हम प्रकाश के परावर्तन की घटना को प्रकाश के परावर्तन की घटना को या घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है। परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है। आपतित किरण मान लिया जाता है। तो यह जैसे यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है तो यह आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करेगा। तो यह आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है या करेगा। अब दोस्तों यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है तो यह आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करता है। जैसे मतलब ये हमारा क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ? अभिलंब हो गया। ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतन बिंदु है, ये अभिलंब है। ये आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। ये हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण। यदि हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेते हैं, यदि हम आपतित किरण को ये हमारा आपतित है, ये प्रकाश आ रहा है तो ये हमारा आपतित था इसमें, लेकिन हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेते हैं। परावर्तित किरण क्या? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेते हैं। और इस तरह हमारा क्या होता है? आपतित किरण होता है, ये हमारा परावर्तित किरण होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या आई कोण बनता है, मतलब आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में हमारा क्या बनता है? आर, मतलब परावर्तन कोण। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनेगा? इस पर आर बनेगा। तो यहाँ पर पहले क्या, जब ये हमारा उल्टा ये वाला भी हो, इसको आपतित को हम परावर्तित मान लिए तो इसको भी हम उल्टा करेंगे। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या बनता है? कोण आई बनता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणिता। यदि हम प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान देते हैं, ये जैसे हम परावर्तित किरण को क्या जैसे यहाँ पर हमारा परावर्तित किरण था तो उसको हम अगले वाले स्टेप में आपतित किरण मान लिए, तो एक दूसरे क्या उल्टा व्यवहार करने लगा। यही हमारा क्या हुआ? प्रकाश की उत्क्रमणिता। और अगला वाला हमारा हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगला वाला हमारा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। मतलब जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु से
चलने वाली प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। ये हमारा क्या दो प्रकार का होता है। पहला वाला क्या हुआ, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हुआ और दूसरा वाला आभासी। पहला वाला दोस्तों हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जैसे हमारा एक क्या हो, देखो अब इसी में हमारा क्या है, आभासी और वास्तविक दोनों है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, वो हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मतलब जब किसी बिंदु पर मिलेगी या मिलती है तो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जब किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो हमारा क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या लिख सकते हैं, जब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी या जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब ये हमारा वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा वाला हमारा दोस्तों क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती नहीं, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती, वो हमारा क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा वाला हमारा दोस्तों क्या है, आभासी प्रतिबिंब। देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। और दूसरा वाला दोस्त हमारा कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, दूसरा वाला दोस्त हमारा कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब। मतलब जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण
चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ पर प्रतीत होती है के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब हमारा कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब या बना प्रतिबिंब बोल सकते हो, बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब मतलब इसका दोस्तों क्या होता है, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या, आभासी का मतलब प्रतीत होती है, तो इस प्रकार का बना प्रतिबिंब हमारा कौन सा कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। और इसके आगे क्या है दोस्तों? दर्पण है। दर्पण क्या होता है? अब हम आगे देखते हैं हमारा दर्पण क्या होता है। तो अगला वाला दोस्तों हमारा कौन सा है टॉपिक है? दर्पण। दर्पण क्या होता है? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल को कलई या पेंट कर दिया जाता है या लाल ऑक्साइड कर दिया जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? दर्पण। मतलब जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल को कलई या लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ा दो या पेंट कर दो तो वह हमारा क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। मतलब जब किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल को जब किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम के तल को कलई या लाल ऑक्साइड चढ़ा देते हैं ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं तो वह दर्पण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? दर्पण कहलाता है। मतलब जब किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम के तल को कलई या लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं तो वह हमारा दर्पण कहलाता है। दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण, एक हमारा गोली दर्पण। दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला हो गया हमारा कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। पहला हो गया समतल। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। मतलब समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो।
परावर्तक पृष्ठ समतल हो, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। तो वह समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो वह समतल दर्पण कहलाता है। हेलो दोस्तों, हम देखते हैं समतल दर्पण हो गया। अब हम देखते हैं समतल दर्पण का फिगर कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, ये देखो, ये समतल दर्पण हुआ। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, देखो ये हमारा क्या हुआ, समतल दर्पण हो गया। ठीक है ना, या तो हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस फिगर को हम या इस प्रकार से भी बना सकते हैं या इस प्रकार से। मतलब ये हमारा क्या आपतित किरण हुआ, ये हमारा परावर्तित किरण हुआ। ये इसमें हमारा ये वाला हमारा क्या कलई हुआ पृष्ठ हुआ, या लेप ऑक्साइड का पृष्ठ हुआ। ये हमारा कौन सा है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ हुआ। ये हमारा क्या हुआ, एक कलई हुआ पृष्ठ, एक कलई किया गया पृष्ठ है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे, हमारा क्या है, ये समतल दर्पण है। क्या है दोस्तों, समतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के क्या बराबर होता है। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है और क्या होता है, सदैव आभासी और सीधा रहता है। हेलो दोस्तों, अब हम लोग समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। अब हम समतल दर्पण के गुण पढ़ते हैं ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के निम्नलिखित गुण है। ठीक है, पहला क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। मान लीजिए जितना पर वस्तु इधर बनेगा उतना पर वस्तु उधर भी बनेगा। और क्या होता है दूसरा, वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। और क्या, वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। और तीसरा वाला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे रखी रहती है। मान लीजिए यहाँ पर जितना इस तरफ रखा रहेगा, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है तो उतना ही वहां पर भी बनेगा प्रतिबिंब। मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, जितना कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और चौथा वाला क्या है, यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 5 मीटर ऊपर है, मान लीजिए 5 मीटर कहीं ब्रिज पर चढ़ गया तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसका 5/2 मतलब क्या करेंगे, इसका कम से कम मतलब 5/2 भाग करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये 10 मीटर ऊंचाई पर है तो उसका हम पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 10/2 का भाग करें। मतलब क्या, 10 मीटर प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 मीटर ऊंचाई पर है तो उसका हमको पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम हमको 5 मीटर तक होना जरूरी, तभी उसका हम पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो हमारा हो गया दर्पण। दर्पण हमारा 2 प्रकार का हुआ, उसमें हमारा हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण के गुण भी हो चुके हैं। और अगला वाला हमारा हेडिंग क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ, यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ चांदी की कलई या लेप ऑक्साइड चढ़ा देते हैं। मतलब यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, ये आ गया हमारा दूसरा गोली दर्पण।
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई या लेप ऑक्साइड चढ़ा देते हैं। तो वह हमारा गोली दर्पण कहलाता है। तो वह गोली दर्पण कहलाता है। मतलब क्या हुआ, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई या लेप ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है तो वह हमारा गोली दर्पण कहलाता है। मतलब यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई या लेप ऑक्साइड चढ़ा देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। मतलब गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। मतलब गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का हो गया। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया हमारा क्या, अवतल दर्पण। पहला क्या हो, गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। गोली दर्पण हमारा क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए पृष्ठ से होता है। मतलब ये क्या होगा, ये हमारा दर्पण हो गया, ये भी हमारा एक प्रकार का कुछ हो गया। अब ये क्या, उत्तल दर्पण, मतलब ये हमारा परावर्तन क्या उभरे हुए पृष्ठ से होना चाहिए। मतलब ये परावर्तन क्या उभरे हुए पृष्ठ से होना चाहिए, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। जब परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है तब ये हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और अवतल दर्पण मतलब जब हमारा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। जब हमारा परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो वह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, गोली दर्पण मतलब यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलाई या लेप ऑक्साइड चढ़ा देते हैं ना, तो वह हमारा क्या, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, मतलब क्या, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए वह उभरे हुए भाग से होना चाहिए, वो हमारा क्या, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या दबे हुए तल से होना चाहिए, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो दोस्तों आज हमारा ये समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का पहला चैप्टर, कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर आज संपूर्ण सिलेबस पाठ 1 का हो चुका है। तो अगले वाले हम वीडियो में मिलेंगे अगला वाले पाठ से। इस जय हिंद।